Hello everyone, welcome to my YouTube channel Stay Secure. I am Piyush Bansal and we'll be covering the topic capital gain on sale of property today. So let's start with the topic. Capital gain हमारा क्या होता है? कैपिटल गेन हमारा किसी भी चीज पे कोई भी हमारी कैपिटल एसेट होती है, अगर हम किसी भी कैपिटल एसेट को अगर हम बेचते हैं तो उस पे हमारा कैपिटल गेन लगता है। वो कैपिटल गेन हमारा दो तरीके का हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है उस टैक्स को बचाने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। वी विल कवर एवरीथिंग ओवर हेयर इन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा कैपिटल एसेट होता क्या है जिसके ऊपर कैपिटल गेन लगता है। क्या है कि अगर हम कोई भी कैपिटल एसेट बेचेंगे उस पे हमारा कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल एसेट इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, लीज होल्ड राइट्स, मशीनरी एंड ज्वेलरी। सो कैपिटल एसेट्स के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लीज होल्ड राइट्स, मशीनरी एंड ज्वेलरी। But it does not cover what all things. It does not cover the stock that has been held in a trade. मतलब कि अगर कोई भी आपकी दुकान पे कोई सामान होगा, आप उसके ऊपर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसको आपको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर अलग से कैपिटल गेन नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप बिजनेस में अपना कोई प्रॉफिट करते हो उसके ऊपर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो टैक्स है वो अलग से लगता है, उसको कैपिटल एसेट के अंदर मर्ज नहीं कर सकते। देन गुड्स सच एज क्लोथ एंड फर्नीचर हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, कोई भी पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज ली गई हो उसको आप कैपिटल एसेट नहीं मानोगे, उसको बेचने के बाद हमारा कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सपोज आपने कोई फोन लिया और उस फोन को आप यूज कर रहे हो और उस फोन को अगर आप बेच रहे हो तो उस पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड आपका इंक्लूड नहीं होता है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड वो हो गया जो हमारा एक म्युनिसिपल बॉडी के अंदर होता है, कोई भी लैंड और वो म्युनिसिपल बॉडी के अंदर एक बहुत ही लिमिटेड पॉपुलेशन रहती है। उस रूरल एरियाज में अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड रहता है तो उसको बेचने पे आपका कैपिटल गेन नहीं लगेगा क्योंकि वो हमारा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है। Then gold bonds and the special bearer bonds that has been issued by the government time to time. So the next thing is tax exemption on the sale of capital asset. तो जो हमको एग्जेम्पशन मिलती है इनको कैपिटल एसेट्स को सेल करने में। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारी कैपिटल एसेट्स क्या होती हैं। कैपिटल एसेट्स हमारी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। तो अगर हम इन सबको बेचते हैं तो उस पर हमारी क्या क्या एग्जेम्पशन मिलेगी। तो सबसे पहला है हमारा सेक्शन 54। सेक्शन 54 डिफाइन करता है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर आप कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हो तो उसके ऊपर आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है, लेकिन उसके ऊपर कुछ कंडीशंस हैं कि आपको क्या चीज खरीदनी पड़ेगी, क्या टाइम लिमिट है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो दूसरी चीज जो होती है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एनी कैपिटल एसेट। इसमें क्या है कि आप अगर कोई भी कैपिटल एसेट बेचते हो जो हमारी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में थी, जो अभी हमने प्रीवियसली पढ़ी थी, तो अगर हम कोई भी कैपिटल एसेट बेचते हैं तो उसके ऊपर हमें क्या एग्जेम्पशन मिलती है वो हमारा सेक्शन 54 EC में कवर होगा। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ कैपिटल एनी कैपिटल एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। अगर हम सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी अगर हमारा जो है उसको हम छोड़ दें और बाकी जितनी भी कैपिटल एसेट के अंदर नीचे में जितनी भी चीजें डिफाइंड है अगर हम उसको इंक्लूड करते हैं, अगर हम उनको सेल करते हैं तो उस पर हमें क्या एग्जेम्पशन मिलेगी, दैट वी विल कवर अंडर सेक्शन 54F। तो सबसे पहले हम डिफाइन करना चाहेंगे कैपिटल गेन टैक्स को कि कैपिटल गेन टैक्स हमारा कितने तरीके के होते हैं। तो दे आर लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमारा क्या होता है, अगर हम किसी भी डिफाइंड पीरियड के अंदर किसी भी कैपिटल एसेट को बेचते हैं तो उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। सो दे आर लाइक थ्री क्लासिफिकेशन, 24 मंथ्स का, 36 मंथ्स का और 12 मंथ्स का। मतलब अगर हम कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड, बिल्डिंग या हाउस प्रॉपर्टी अगर हम बेचते हैं 2 साल के अंदर अंदर तो उसे हम STCG कहेंगे, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर हम उसके बाद बेचते हैं तो उस पर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। सेम गोज विथ अगर हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि ज्वेलरी या डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो गए, अगर हम उसको 3 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, नहीं तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। देन अगर हमारा कोई भी इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स या कोई भी UTI यूनिट्स हो गई अगर हम उनको बेचते हैं तो हमारा क्या है 12 मंथ का, मतलब 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब जो ग्रेटर देन द पीरियड जो हमारा मेंशन है यहाँ पे 24, 36 और 12 मंथ्स का। तो कैपिटल गेन टैक्स हमारा क्या है, दो टाइप के हो गए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में हमारा 3 टाइप के पीरियड्स है, 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का। 1 साल का जो पीरियड है वो हमारा इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स और UTI में लगेगा। 2 साल का पीरियड हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे लगेगा
और 3 साल का पीरियड हमारा मूवेबल प्रॉपर्टीज पे लगेगा। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो इसमें फर्क क्या है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड ओवर हेयर कि भाई अगर हमारा शॉर्ट टर्म भी लग जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी और लॉन्ग टर्म हो जाएगी तो क्या दिक्कत होगी। अब इसमें जो टाइम लिमिट है वो हमने डिस्कस कर ही लिए है पहले। अब जो हमारा टैक्स रेट है, टैक्स रेट हमारा क्या आ जाएगा, एसटीसीजी के अंदर पर स्लैब रेट रहेगा। मीन्स कि अगर हमारा स्लैब रेट में अगर हम सपोज अगर बंदा कुछ और अर्न कर रहा है और उसका 30% का ब्रैकेट है तो उसको 30% का स्लैब रेट के हिसाब से ही देना पड़ेगा टैक्स। और अगर हमारा एलटीसीजी टैक्स में एलटीसीजी हमारा कांस्टेंट रहेगा 20%। तो मतलब एसटीसीजी में अगर बंदे का 20% है, 20% के ब्रैकेट में बैठ रहा है तो 20% एसटीसीजी टैक्स रहेगा, 10% में बैठ रहा है तो 10%, और अगर 30% में बैठ रहा है तो 30%। एलटीसीजी में ऐसा नहीं है, एलटीसीजी हमारा कंसिस्टेंट रहता है 20% का। तो डेट मीन्स अगर बंदा 30% के ब्रैकेट में है और अगर उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है तो उसे 20% लगेगा विदाउट एनी slab rate application. Then we will talk about the indexation. Indexation is not applicable on the STCG. Short term capital gain tax में cost inflation index नहीं लगेगा। मतलब इसका मतलब ये है, सपोज आपने कोई भी एसेट बेची है, मान लो सपोज आपने 2021 में कोई एसेट बेची 10 लाख रुपए की और उस एसेट को खरीदा था 2020 में। 2020 में कितने का खरीदा था आपने, 2020 में आपने 5 लाख का खरीदा था, 10 लाख की आपने बेची तो 5 लाख रुपए का सीधे सीधे एसटीसीजी टैक्स लगेगा। मतलब कि अगर कोई भी इन्फ्लेशन होती है, क्योंकि एक साल के अंदर कुछ इन्फ्लेशन तो आई होगी, लेकिन उस इन्फ्लेशन को आपको एसटीसीजी में उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमारी वही एसेट अगर सपोज आपने 2012 में खरीदी थी और आपने 2021 में बेची तो वो हमारा किस में आएगा, वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा, क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है वो हमारा ग्रेटर देन 24 मंथ्स है, या फिर हमारा 1 साल 2 साल और 3 साल वाला जो पीरियड हमने अभी बताया था उससे ऊपर का पीरियड है वो। सो द फर्स्ट सेक्शन दैट वी विल डिस्कस नाउ इज सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54 इज एप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो अगर हम कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अपनी बेचते हैं और उस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचने के बाद अगर हम कोई भी 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं, पहले के एक थी, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको 2 करा है। तो अगर हम कोई भी एसेट परचेज करते हैं जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचने के बाद, तो उसके ऊपर हमें एग्जेम्पशन मिलेगी सेक्शन 54 के अंदर। तो इसका क्या मतलब है, मान लो अगर हमने कोई एसेट अपनी बेची 50 लाख रुपए की और हमारी वो परचेज हमने करी थी 25 लाख रुपए की, दैट इंक्लूड्स द इन्फ्लेशन थिंग, तो हमारा 25 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो अगर आपने ये 25 लाख रुपए का जो कैपिटल गेन है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये आपने यहाँ पे अपने लगा दिया किसी एसेट को परचेज करने के लिए जो कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो हमारा यहाँ पे कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिलेगी और इस 25 लाख रुपए के ऊपर जो हमारा 20% का था जो टैक्स, वो हमें उससे छूट मिल जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो टाइम लिमिट है परचेज करने की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी 1 ईयर बिफोर द ट्रांजेक्शन एंड 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो गवर्नमेंट ने इसमें 1 ईयर बिफोर प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए रखा है। अगर सपोज किसी बंदे ने कोई प्रॉपर्टी बेच दी है तो ही हैज टू शिफ्ट इमीडिएटली ऑन रेंट, राइट। तो वो ऐसे तो है नहीं कि वो आज बेची उसने और कल वो शिफ्ट कर जाएगा, तो वो पहले सोचेगा कि पहले मैं कोई एसेट खरीद लेता हूँ और खरीदने के बाद फिर मैं अपनी ये वाली बेच दूंगा, तो दैट ही कैन मूव ओवर देयर। तो गवर्नमेंट ने इस पे यहाँ पे एक रिलीफ दिया है इंडिविजुअल को, एक एसएससी को, कि 1 ईयर बिफोर एंड 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर वो उस एसेट को खरीद सकता है। फिर जो कंस्ट्रक्शन, अगर मान लो सपोज उसने फ्लैट या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है वो उसने बेची और खरीदी नहीं है, मतलब रेडी टू मूव एसेट नहीं है, अगर वो कंस्ट्रक्टेड एसेट है तो कंस्ट्रक्शन के लिए उसे 3 साल का वक्त दिया जाएगा उस एसेट के लिए। तो 25 लाख रुपए अगर वो कंस्ट्रक्शन में लगा देता है तो उसे एग्जेम्पशन मिलेगी। अब मेन चीज क्या रहती है कि अब ये जो 3 साल का जो पीरियड है, इस 3 साल के पीरियड को, अब ये जो 25 लाख रुपए है, अब इसका कहने का मतलब ये है कि भाई 25 लाख रुपए आप रखे रहोगे अपने अकाउंट में, नहीं, कैपिटल उसको आपको एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होती है उसके अंदर आपको वो अमाउंट रखना पड़ता है। अगर आपने उसके अंदर नहीं रखा तो आपको उसकी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। दूसरी कंडीशन क्या है, ये हमारा क्लेम कर सकते सिर्फ एक बार अपनी लाइफ में, उसके बाद दोबारा कभी नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इस डिसीजन को वाइजली लें। दूसरा, लॉक इन पीरियड 3 साल का, मतलब कि आपने जो नई एसेट परचेज करी है उसको एटलीस्ट 3 साल के लिए आपको रखना। कैपिटल गेन टू बी इन्वेस्टेड जो 2 करोड़ रुपए की लिमिट है, इससे ज्यादा का आप नहीं कर सकते हो कैपिटल गेन इन्वेस्ट। देन नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन 54 ईसी। 54 ईसी आपको किसी भी कैपिटल एसेट में लगेगा। इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचने पे ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। यहाँ पे अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट बेची जिसका टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका 36 महीने का था, मतलब कि 3 साल का था,
तो उसके ऊपर सेक्शन 54 EC एप्लीकेबल है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपने मान लो कोई भी कैपिटल एसेट है, आपने वो बेची, उसके ऊपर जो भी कैपिटल गेन है, अगर आपने उसको बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स है उसमें आपने अगर लगाए और जो, तो आपको इसकी एग्जेम्पशन मिलेगी। बॉन्ड्स कौन से, नहाए और REC के बॉन्ड्स अगर आपने खरीदे हैं तो उसकी एग्जेम्पशन मिलेगी, जो कि हमारे 50 लाख तक के बॉन्ड्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड स्कीम निकाली है वो इसलिए निकाली है क्योंकि रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा सरकार का बहुत पैसा लगता है और सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता। तो सरकार ने मार्केट से पैसा उठाने की जगह ये करा कि भाई ऐसे पैसे उठाते हैं, इससे एंकरेज भी होंगे लोग बॉन्ड्स लेने के लिए सरकार के पास लिक्विडिटी आएगी और सरकार उस चीज को इन्वेस्ट कर सकती है। हालांकि जो बॉन्ड्स में हमारा जो रिटर्न है वो 5 से 6% है, इससे ज्यादा का रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन जो कैश रिच बंदा है, जो एसएससी कैश रिच बंदा है, जिसके ऊपर कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं है, कोई देनदारी नहीं है, तो वो बंदा जरूर रिटर्न इस पे इन्वेस्ट कर सकता है। ये 5 से 6% का रिटर्न उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 5 साल का है। पहले ये लॉक इन पीरियड 3 साल का होता था, अब सरकार ने इसको 5 साल कर दिया है। देन सेक्शन 54F, सेक्शन 54F आपका किस पे लगता है, जो कोई भी कैपिटल एसेट है अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी छोड़ के कोई दूसरी कैपिटल एसेट अगर बंदा बेचता है, उसके ऊपर जो हमारा कैपिटल गेन है उसके ऊपर आपको छूट मिलती है अगर आप परचेज करते हो कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स for any capital asset other than residential property sold by the assessee and he purchased in return the residential property। तो इसमें सरकार कहती है कि भाई सरकार मोटिवेट कर रही है आपको एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। हालांकि लोगों के पास काफ़ी कैपिटल एसेट्स होती है, लैंड होती है, वो अगर वो बेचते हैं, उस लैंड को बेच के वो चाहते हैं कि वो फ्लैट खरीद लें। जैसे कि हमारे शहर में क्या होता है कि रूरल एरियाज में लैंड पड़े होते हैं, लैंड वहाँ पे बेच के लोग चाहते हैं कि वहाँ पे फ्लैट खरीद ले, NCR में, दिल्ली NCR में आ जाए, मेट्रो सिटीज में आ जाए, वहाँ पे आके फ्लैट खरीदे, तो उसको अगर उसके ऊपर भी कैपिटल गेन टैक्स लगाएंगे सरकार, तो ये हार्डशिप हो जाएगी एक एसएससी के ऊपर। तो सरकार यहाँ पे आपको मोटिवेट कर रही है, हाउसिंग सोसाइटी को बढ़ावा दे रही है। यहाँ पे आप कोई भी कैपिटल एसेट बेचते हो अदर देन हाउस प्रॉपर्टी एंड यू परचेज द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, देन सेक्शन 54F इज एप्लीकेबल। टाइम लिमिट जो है इसकी वो सेम रहेगी सेक्शन 54 वाली। टाइम लिमिट फॉर परचेज 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर आफ्टर, एग्जेम्पशंस टू बी क्लेम्ड ऑन सेल प्रोसीड्स। अब यहाँ पे एक मजेदार वाली चीज ये है कि पहले हमारा क्या था, पहले के दोनों दोनों सेक्शन, सेक्शन 54 और सेक्शन 54 EC, उसमें कैपिटल गेन अगर हम इन्वेस्ट कर देते तो उसमें हमें छूट मिल जाती थी। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करेगा। तो मान लो सपोज आपकी वो सेल्स कंसिडरेशन यहाँ पे थी 1 करोड़ रुपए की, आपने वो लैंड परचेज करे था 20 लाख रुपए का, तो आपका 80 लाख रुपए की आपका कैपिटल गेन हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे आपने परचेज करी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की, सपोज 1 करोड़ की जगह। और तो ये 50 लाख रुपए की, मतलब कि आपने जो सेल्स कंसिडरेशन था उसका आधा अमाउंट, 50% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे आपको जो कैपिटल गेन मिलेगी वो 40 लाख रुपए की मिलेगी। बाकी का जो 40 लाख रुपए का जो कैपिटल गेन है वो आपको लगेगा। तो दैट मीन्स कि आपको पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, एनी अमाउंट टू बी डिपॉजिट इन अ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। तो जो हमारा सारा का सारा जो अमाउंट है वो हमारा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्ट रहेगा जब तक कि आप हाउस प्रॉपर्टी परचेज ना करो। नॉट ओन मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा सरकार ये कहती है कि अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट बेची और उसकी जगह आपने कैपिटल एसेट बेचने के बाद आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आपके पास पहले से अगर एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पड़ी है आपके पास, तो देन द गवर्नमेंट इज फाइन, तो सेक्शन 54F एप्लीकेबल है। लेकिन सपोज आपके पास 10 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और आप ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो लैंड बेच के, तो फिर इसके ऊपर कैपिटल के सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन नहीं लगेगी। होप यू हैव लाइक द वीडियो, लेट मी नो इफ देयर आर एनी थॉट्स और एनी सजेशंस और एनी कमेंट्स दैट यू वांट टू ऐड। आई विल बी हैप्पी टू reply on the comments being made. Thank you everyone, have a nice day.